इंशाल्लाह हम 5 बजे क्लास शुरू करते हैं, तब तक जो है वो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे। आज का जो लेक्चर है वो मैं भी आज के लेक्चर में थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे नहीं दे रहा, मैं ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पे दे रहा हूँ, और ये आने वाले 1-2 लेक्चर भी रिसर्च मेथोडोलॉजी पे ही होंगे, क्योंकि आपके साथ एक और सेशन चल रहा है। तो मैं सेम कंटेंट जो है वो जो उधर इस्तेमाल करूँगा, ये आप लोगों के साथ भी इस्तेमाल करूँगा। 5 मिनट और इंतज़ार कर लें, फिर क्लास शुरू करते हैं। मोहम्मद एहसानुल हक साहब ने मुझसे पूछा है कि हाउ आर यू स्पेंडिंग दीज डेज। आजकल ये जब से लेक्चर शुरू हुए हैं तब से तो आप लोगों के साथ मेरा काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है। सुबह 9 बजे लेक्चर शुरू होते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे है। तो लेक्चर तैयार करना, लेक्चर डिलीवर करना, इसमें टाइम गुजर जाता है। इससे पहले जो मेरे पास टाइम था, मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम करता हूँ। तो एक फ्रेमवर्क है एडोब एयर फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क के ज़रिए मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ। मैंने जो फॉल सेमेस्टर होता है उसमें कोर्स भी पढ़ाना होता है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो इस दफ़ा की नई एडिशन है कि मैं मोबाइल एप्लीकेशन उस फ्रेमवर्क से करवाऊंगा, एडोब एयर से। उस फ्रेमवर्क का फ़ायदा ये कि सेम कोड बेस, यानी जो एप्लीकेशन मैं बनाऊंगा वो सेम एप्लीकेशन एंड्रॉयड पे भी एक्सपोर्ट हो जाती है और आईफोन पे भी, आईओएस पे भी एक्सपोर्ट हो जाती है। हाँ जी, वो 12 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं इस टाइम। जो भी ये शुरू के कुछ लेक्चर्स हैं, इसमें मैं आपको, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पे फोकस करूँगा, क्योंकि आपके साथ एक पैरेलल सेशन चल रहा है मेरा क्लास का। उन लोगों को भी रिसर्च मेथोडोलॉजी ही करा रहा हूँ। तो मैं सेम कंटेंट इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, जो उनको गाइड करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वही आप लोगों को। जो स्लाइड है वो मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर ली है, ये डाउनलोड कर लें। अच्छा क्लास, पहले ये कि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूँ, मैंने आपको
मैंने आपको असाइनमेंट दी थी जो हम पेपर्स ढूंढ रहे थे जिनके साथ डेटा सेट्स थे, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने पेपर आइडेंटिफाई कर लिए थे और मैंने आपको जो रैपिड माइनर सॉफ्टवेयर है वो भी कहा था कि इंस्टॉल करके उसकी एक्सरसाइज करें, वो भी आपके साथ शेयर कर दी गई थी। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने उसमें कोई एडवांसमेंट किया वो मेरे साथ शेयर करें काइंडली। जो आज का टॉपिक है वो मैं थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं करा रहा, मैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के सेशन कराऊंगा ये शुरू के कुछ दिन, क्योंकि मैं साथ पैरेलल में एक और क्लास को भी यही करा रहा हूँ। जो फ्रेमवर्क मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको कहते हैं एडोब एयर। ये रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं मैं कर रहा, रिएक्ट नेटिव भी नहीं कर रहा, एडोब एयर कर रहा हूँ। इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस बन जाती हैं, इसमें गेम एप्लीकेशंस भी बन जाती हैं, इसमें डाटा ड्रिवन एप्लीकेशंस भी बन जाती हैं। लेकिन इस फ्रेमवर्क का फ़ायदा ये कि सेम कोड बेस जो है, सेम सोर्स फाइल जब कंपाइल करता हूँ तो मैं उस टाइम बता सकता हूँ कि मैंने आईफोन में एक्सपोर्ट करनी है कि मैंने एंड्रॉयड में एक्सपोर्ट करनी है, तो वो सेम कोड जो है मेरा दोनों जगहों पे इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा जी, क्लास 5 बज चुके हैं। वेलकम टू द क्लास। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है। हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक रिसर्च आउटपुट कि आपसे एक्सपेक्टेड क्या है आपके इस रिसर्च जर्नी के दौरान। आप जब एमफिल कर रहे हो तो ये एक रिसर्च जर्नी है, इसके दौरान आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, और जो आप प्रोड्यूस करेंगे एग्जामिनर उसको किस नज़रिए से देखेगा और वो आपसे क्या पूछना चाहेगा, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह हम जर्नी ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके रिसर्च प्रोडक्ट से। आप क्योंकि आप कर रहे हो एमफिल, एमफिल के अंदर आप मुख्तलिफ कोर्सेज पढ़ोगे, लेकिन आपकी डिग्री जो है वो रिसर्च थीसिस के बगैर कंप्लीट नहीं होगी। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो दो टाइप के हो सकते हैं कि एक रिसर्च पेपर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आप एक थीसिस प्रोड्यूस करेंगे। इन दोनों में से एक चीज़ कंपलसरी है और एक चीज़ ऑप्शनल है। जो रिसर्च पेपर है वो ऑप्शनल है, वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसके बगैर आपकी डिग्री हो सकती है, लेकिन थीसिस के बगैर आपकी डिग्री नहीं हो सकती। तो थीसिस जो है वो आपका एक कंपलसरी प्रोडक्ट है। अब जो आपका प्रोडक्ट है ये इवेलुएट होगा। अगर आप रिसर्च पेपर बनाएंगे तो वो रिसर्च पेपर आपके कंप्यूटर के फोल्डर में पड़ा रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहीं ना कहीं पब्लिश होने के लिए सबमिट होगा, और जब वो सबमिट किया जाएगा तो वहाँ पे भी एग्जामिनर उसको इवेलुएट करेगा। तो आपका रिसर्च पेपर जो प्रोडक्ट है वो भी इवेलुएट होगा, और आपका जो थीसिस प्रोडक्ट है जो आपने प्रोड्यूस किया थीसिस, वो भी इवेलुएट होगा बाय एग्जामिनर्स। तो एग्जामिनर उसको किस नज़रिए से इवेलुएट करेगा ये सामने मैंने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं। क्लास इरफा, मुझे आप बता दें कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। सही। अच्छा जी, अब जो क्योंकि जो ऑप्शनल है वो तो डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो थीसिस। अब थीसिस को एग्जामिनर किस नज़रिए से देखेगा ये मैंने यहाँ आइडेंटिफाई किया। ये जो स्लाइड है ये आपके साथ आपके वहाँ ग्रुप में भी शेयर की गई है। एग्जामिनर जब आप थीसिस प्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले वो ये देखना चाहता है आपके थीसिस में कि आपकी कोर स्टडी कौन सी है, आपने किस स्टडी के साथ अपने आप को कंपेयर किया है। कोर स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे अगर आप आएँ तो आप अपने पेपर में अपनी थीसिस में कोई एल्गोरिदम प्रपोज करेंगे। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि मैंने एल्गोरिदम प्रपोज किया तो वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एल्गोरिदम को किसी के साथ कंपेयर करना ज़रूरी है। तो जो कंपेयर्ड एल्गोरिदम है वो आपकी कोर स्टडी से आएगा। जो अंडर ग्रेजुएट होता है, अंडर ग्रेजुएट के अंदर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें आप कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया और इस प्रोजेक्ट को मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। लेकिन जो एमफिल की डिग्री है उसमें ये अलाउड नहीं है। उसमें आपको एग्जामिनर ये ज़रूर पूछेगा कि आपने जो कुछ भी किया आपने किसके साथ उसको कंपेयर किया। तो जो कंपैरिजन है वो आपकी कोर स्टडी के साथ होता है। तो एग्जामिनर ये देखना चाहता है
आपके थीसिस से कि आपकी कोर स्टडी कौन सी है जिसके साथ आप कंपेयर करेंगे अपने काम को। इसके बाद एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपने अपने थीसिस में अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली आइडेंटिफाई किया है। जो आपकी प्रॉब्लम है वो जितनी क्लियर आप आइडेंटिफाई करेंगे उतना एग्जामिनर के लिए भी समझना आसान है और उतना आपके लिए अपने आप को डिफेंड करना आसान हो जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कितनी क्लियरली डिफाइंड है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट पे, हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व बाय द एग्जिस्टिंग स्टडी। जो प्रॉब्लम है आपकी वो ये नहीं आप कह सकते कि ये प्रॉब्लम मैंने खुद से बनाई है। जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली आपके कोर पेपर में से आएगी। आपने जो एल्गोरिदम लिखा है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखा है। अब वो जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है वो आपको ख्वाब में नहीं आई। वो आपने एक कोर पेपर पढ़ा था, उसने भी यही प्रॉब्लम सॉल्व की थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने एल्गोरिदम प्रपोज किया था। तो आपने उस एल्गोरिदम के मुकाबले में अपना एल्गोरिदम प्रपोज किया और आपने वही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। तो हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व बाय द एग्जिस्टिंग स्टडी। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि क्या आपने अपने थीसिस में ये बताया कि एग्जिस्टिंग पेपर ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था। मिसाल के तौर पे अगर प्रॉब्लम है जी जो गाड़ी को ऑटोमेट करना, ऑटोमेटेड ड्राइविंग करनी है, तो प्रॉब्लम है जी ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो उस ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए उसने कोई एल्गोरिदम प्रपोज किया, कोई टेक्निक प्रपोज की होगी, तो वो सारे अपने स्टेप्स बताएगा। तो उसकी प्रॉब्लम थी ऑटोनोमस ड्राइविंग। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व बाय द एग्जिस्टिंग स्टडी, वो अपना सारे का सारा उसने मेथड एक्सप्लेन किया होगा, वो आप उसकी मेथोडोलॉजी अपने थीसिस में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ताकि फिर मैं आगे चलूँ। अगर कोई क्वेश्चन है आप तब भी टाइप कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि नो क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप था एग्जामिनर देखना चाहता है कि आपने अपने थीसिस में कोई कोर स्टडी आइडेंटिफाई की है जिसके साथ अपने आपको आप कंपेयर कर रहे हैं। फिर आप एग्जामिनर देखना चाह रहे हैं कि आपने अपने थीसिस में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है। फिर एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि आपने अपने थीसिस में ये बताया है कि वो एग्जिस्टिंग स्टडी ने प्रॉब्लम कैसे हल की थी। जो एग्जिस्टिंग स्टडी ने प्रॉब्लम हल की है वो आपके मेथोडोलॉजी वाले सेक्शन में आएगा कि उसने कैसे हल की थी और हम कैसे हल करेंगे। ये हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जर्नी ऑफ रिसर्च के अंदर कौन से सेक्शन में क्या आएगा। फिर चौथे पॉइंट पे एग्जामिनर ये देखना चाहते हैं व्हाट न्यू इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसके लिए हम इस डायग्राम पे आते हैं। जो ये एक अहम कॉन्सेप्ट है क्लास, ये इस डायग्राम पे आपने फोकस करना है। ये जो बॉक्स है ये बॉक्स है आपके एल्गोरिदम, और ये जो बॉक्स है ये है एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम जिसके साथ आपने कंपैरिजन किया है। इन दोनों एल्गोरिदम्स का इनपुट डाटा जिस पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या टेस्टिंग जो भी आप एक्सपेरिमेंट करें, इनका इनपुट डाटा सेम होना चाहिए। यही वजह है कि मैंने आपको वो जो डाटा सेट वाले पेपर हैं वो आइडेंटिफाई करने का कहा था कि आप उनकी बेस पे अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उन्हीं डाटा सेट से आपको मुख्तलिफ रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि वो डाटा सेट फर्दर और किस किस ने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन जो आपका एल्गोरिदम है और जो आपका कंपेयर्ड एल्गोरिदम है वो सेम डाटा इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी और डाटा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कह दें कि मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई है। दोनों को सेम डाटा सेट पे रन करना ज़रूरी है कंपैरिजन के लिए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आपने जब अपना थीसिस लिखा तो आपने कुछ एल्गोरिदम बनाया। आपका एल्गोरिदम में ऐसा क्या नया है जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम में नहीं है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो आपका एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम है जो आपको किसी पेपर में से मिला है,
उस पेपर में उसने खुद से आइडेंटिफाई कर दिया कि मेरे पास कोई 10 तरीके थे इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के, लेकिन मैंने 4 या 5 से इम्प्लीमेंट किया और मेरे रिजल्ट्स ये आए हैं। वो पेपर खुद बता देगा कि मैंने कौन-कौन से तरीकों से अभी इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आपको उसी के पेपर में से वो पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएँगे जो कि आप उसके एल्गोरिदम को एक्सटेंड करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये कह सकता है कि डेटा सेट में 10 एट्रीब्यूट्स थे, मैंने 6 इस्तेमाल करते हुए रिसर्च किया। फिर आप ये कह सकते हैं कि जो बाकी उसने नहीं किए थे वो हमने इस्तेमाल कर लिए। हमारा एल्गोरिदम बाकियों के ऊपर भी डिपेंड करता है रिजल्ट प्रोड्यूस करने में। तो आपको ये एग्जामिनर को बताना होगा कि व्हाट न्यू इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने जब अपना एल्गोरिदम प्रपोज किया प्रॉब्लम को हल करने के लिए, आपने उसमें नया क्या, इक्वेशन में क्या नया डाला है, आपने कोई मेथड नया डाला है, कोई आपने प्रोसेस नया डाला है, आपने नया क्या किया अपने एल्गोरिदम में इन कंपैरिजन विद द एग्जिस्टिंग वन, कि आप क्लेम कर सकें कि आपकी रिसर्च नॉवल है और आपकी रिसर्च यूनिक है। उसके बाद अगला पॉइंट जो एग्जामिनर देखना चाहता है आपकी रिसर्च में, इज द डेटा सेम फॉर योर एंड एग्जिस्टिंग रिसर्च। जब आपने अपना पूरा थीसिस लिखा और आपने एनालिसिस सारा किया, एक्सपेरिमेंट किया और आपने कंपैरिजन किया, तो क्या आपने डेटा सेट वही इस्तेमाल किया जो आपके कंपेयर्ड पेपर ने इस्तेमाल किया था? क्या आपके डेटा सेट के इस्तेमाल करने की कंडीशंस वही थी जो एग्जिस्टिंग ने की थी? तो ये दोनों के लिए सेम होना ज़रूरी है। फिर आ जाता है हाउ वाज द प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे ये बात आती है कि आपने जो अपना एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया है वो किस लैंग्वेज पे किया है, कैसे किया है, और आपका जो कंपेयर्ड एल्गोरिदम है वो भी आपकी जिम्मेदारी कि आप इम्प्लीमेंट करें। तो बेहतर तो यही है कि आप वो पेपर्स को आइडेंटिफाई करें जो कि अपना सोर्स कोड शेयर कर दें। अगर नहीं भी करते तो उन पेपर्स में उनकी इम्प्लीमेंटेशन की इक्वेशंस लिखी होंगी कि उनके एल्गोरिदम के अंदर इक्वेशंस क्या थी, या वो उनका फ्लो चार्ट क्या था, उन्होंने किस स्टेप पे क्या किया है, वो अपने एल्गोरिदम में डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन दोनों जो एल्गोरिदम्स हैं वो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी जिम्मेदारी के इम्प्लीमेंट करें, और फिर सेम इनपुट डेटा के ऊपर उन दोनों एल्गोरिदम्स को रन करें और आउटपुट जनरेट करें। यहाँ पे मैं फिर रोकता हूँ, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लें। चलिए, अब लेक्चर आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सारों से पूछता हूँ कि आपने जो है वो अपना टाइम कैसे गुजारा, क्योंकि जितने ब्लैंक अभी इस टाइम आप लोग हैं मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपने रिसर्च को टाइम दिया होगा। चलिए ठीक है भाई, आप लोगों का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब सिक्स्थ पॉइंट ये था कि हाउ वाज द प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो आपने जो आपका कंपेयर्ड पेपर है उसका भी एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना है, आपने अपना एल्गोरिदम भी इम्प्लीमेंट करना है एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो फिर आप लिखेंगे अपने थीसिस में कि आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्या कंडीशंस थी, और उसका आउटपुट आपने कैसे जनरेट किया। अब आगे अगला सवाल ये कि हाउ वर द रिजल्ट्स जनरेटेड। जो रिजल्ट जनरेट होता है ना वो बेसिकली ये, क्योंकि रिजल्ट एक मेजरेबल चीज़ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम तमाम स्टूडेंट अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करें, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मेरा सवाल है क्लास आपसे। मैंने आप सारों को ये टास्क दिया है कि आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करें, तो आप किस तरह ये बॉडी टेम्परेचर मेजर करेंगे? थर्मामीटर से सर। अब जो थर्मामीटर है वो क्या तमाम लोगों के लिए सेम है? नहीं सर, हर किसी के पास डिफरेंट होगा।
बेशक हर स्टूडेंट के पास डिफरेंट होगा, लेकिन क्या तमाम की रीडिंग सेम रेंज के अंदर और सेम पैरामीटर्स पे है? नो सर, वेरी करेंगी हर स्टूडेंट्स की। हर स्टूडेंट का टेम्परेचर वेरी करेगा, लेकिन जो एपरेटस इक्विपमेंट आप इस्तेमाल करेंगे अगर वो भी हर बंदे के लिए वेरी करेगा तो ये फ्लॉड पैरामीटर होगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल है वो 98 तक है मैक्सिमम, ठीक है। अब थर्मामीटर मैं कोई भी ले लूँ, चाहे मैं वो जो कोरोना के लिए उन्होंने वो गन से निकाले हुए हैं कि वो दबाते हैं और वो इंफ्रारेड लाइट से मेजर हो जाता है, चाहे वो थर्मामीटर हो, चाहे मरकरी वाला थर्मामीटर हो, चाहे ईयर वाला थर्मामीटर हो, चाहे कलर स्ट्रिप वाला जो कि ये माथे पे लगाते हैं वो थर्मामीटर हो, हर थर्मामीटर को ये मेक श्योर करना है कि जब 98 बॉडी टेम्परेचर हो तो वो सारों पे सेम आए। अगर मेरा इस टाइम 98 बॉडी टेम्परेचर और मेरे पास 4 किस्म के थर्मामीटर पड़े हैं तो वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करें। उनका इंटरनल मेथड फ़र्क हो सकता है, लेकिन रीडिंग आउटपुट सारों की सेम आनी चाहिए मेरे बॉडी टेम्परेचर के लिए। क्या इससे आप एग्री करते हैं? यस सर। नहीं सर, हर इक्विपमेंट में कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर आएगी। जो आप वेरिएशन कह रहे हैं उसको हम एरर रेट कह सकते हैं, डेल्टा एरर कह सकते हैं, लेकिन वो कितना आपसे ही मेरा सवाल है, आप कितनी वेरिएशन अलाउ करना चाहेंगी? मेरा एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर 98 है, मेरे पास 4 थर्मामीटर थे। आप कितना एरर रेट अलाउ करना चाहेंगी कि आप कहेंगे कि अगर इससे ज़्यादा एरर हो तो ये डिवाइस ख़राब है? बहुत माइनर पॉइंट्स में। चलें लाइक 0.1 अगर डिग्री 98 की 0.1 डिग्री मुझे सेंटीग्रेड कर लें। 97 हो जाए तो इतना वेरिएशन जो है एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा नहीं। नहीं, ये 0.1 कर लें। आप जो 1 डिग्री करें वो बहुत ज़्यादा एरर रेट है। जो नॉर्मल एरर रेट हम कंसीडर कर लेंगे वो 0.1 होगा, 98.1 या 98.2। 0.1 या शायद यस, ठीक है। 0.01। हाँ जी। अच्छा, अब जब आप रिजल्ट जनरेट करें ना, हाउ वर द रिजल्ट्स जनरेटेड, अब यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये जो एल्गोरिदम आपने बनाया ना, ये इसकी मिसाल ऐसे है कि आपका जो थर्मामीटर है वो जो अब गन वाला थर्मामीटर है वो है, और जो एग्जिस्टिंग थर्मामीटर है ना वो थर्मामीटर है मरकरी वाला। दोनों का आउटपुट 98 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, लेकिन ये जो 98 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, ये मेथड हमारे पास मौजूद है कि आप रिजल्ट किस तरह जनरेट कर रहे हैं। तो ये अब यानी ये जो 98 है जो सेफ रेंज है, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने रिसर्च करके आइडेंटिफाई किया ये सही रेंज है। तो हमारे पास इवेल्युएशन मैट्रिसेस मौजूद हैं कि जब आपका आउटपुट आए तो आप वो उस मेथड के मुताबिक जनरेट करें। ये आपके थर्मामीटर में और जो मरकरी वाला थर्मामीटर है दोनों के अंदर इस चीज़ को एनकोड किया गया है कि वो इनपुट पे जैसा मर्जी टेम्परेचर मेजर करे, लेकिन उसने आउटपुट का जो थर्मामीटर का रीडिंग है वो इस पैरामीटर के मुताबिक शो करवानी है। उसके पीछे उसका अपना लॉजिक होगा कि मरकरी का थर्मल एक्सपेंशन रेट क्या है, या फिर इंफ्रारेड के अंदर हमारे पास वेवलेंथ कितना चेंज आता है। हर इक्विपमेंट मुख्तलिफ तरीके से उसको मेजर करेगा, इंटरनल वर्किंग उसकी कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सारों के लिए ज़रूरी है कि वो आउटपुट हमें सेम दें। तो जो आपका एल्गोरिदम होगा या एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम होगा, इनका आउटपुट जो है वो सेम आएगा। सेम ये नहीं कि दोनों का 98 आएगा, सेम रेंज में आना चाहिए, क्योंकि अब लेट्स सपोज आपका 98.12 आ रहा है और दूसरे का आ रहा है जी 95 या उसका 100 एंड समथिंग आ रहा है। आना दोनों के लिए, दोनों का सेम रेंज में आना ज़रूरी है। अगर एक दे रहा है जी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो तो एक्सपेरिमेंट ही गलत एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको पहले आपकी एक रेंज भी पता, हर एक्सपेरिमेंट की एक करेक्ट आउटपुट रेंज होती है, वो भी आपको पता होना जरूरी है। अच्छा, टू सिंप्लीफाई बात करने का मकसद ये है कि जब आपका आउटपुट आएगा तो वो सेम कंपैरेबल आउटपुट होगा। उसके बाद आप इवेलुएट करेंगे कि ज़्यादा सही टेम्परेचर किसने कैलकुलेट किया। अब ये मैं आपसे पूछता हूँ कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा सही टेम्परेचर किसने कैलकुलेट किया? सब की अगर एवरेज ले लें तो जो एवरेज के करीब होगा वो सही होगा। और कोई जवाब देना चाहे? जो हमारे पास रिजल्ट इवेलुएट होगा वो एवरेज की बेस पे नहीं होगा। वो ऐसे होगा कि जब
ये सेम इनपुट डाटा ना, इस सेम इनपुट डाटा को मैं ऐसे कह लेता हूँ कि मेरे पास 10 पेशेंट्स थे, उन 10 पेशेंट्स का टेम्परेचर आपके मुताबिक आपकी डिवाइस से चेक करने के मुकाबले में और कंपेयर्ड से चेक करने के मुकाबले में मैंने पहले से मेजर करके रखा हुआ है। यानी जिन 10 बंदों का टेम्परेचर मैं आपके डिवाइस और कंपेयर्ड डिवाइस से मेजर करूंगा, उसको करने से पहले मैंने इन 10 का टेम्परेचर पहले से चेक कर लिया और मुझे पता है कि इनका एक्चुअल टेम्परेचर ये है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपकी डिवाइस से उनका टेम्परेचर कैलकुलेट करूंगा, मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। और मैं जो कंपेयर्ड एल्गोरिदम है मर्करी वाली, उससे भी चेक करूंगा। फिर मैं ये चेक करूंगा कि जो ये 10 थे इनका तो मेरे पास पहले से सही आंसर मौजूद है। अब लेट्स सपोज पहले का था 98.5, अब आपके आउटपुट में आया 98.47 और मर्करी वाले में आया 98.1। अब आपका जो आंसर आया वो एक्चुअल आंसर के ज्यादा करीब था, जबकि मर्करी वाले का जो आंसर आया वो एक्चुअल आंसर के थोड़ा सा ज्यादा दूर था एज कम्पेयर टू यू। तो जो हमें आंसर्स हैं वो पहले से पता है, हमने अब डिवाइसेस को टेस्ट करना है कि कौन सी डिवाइस कितनी एक्यूरेट है। तो ये जो एक्यूरेसी है इसको हम इवैल्यूएशन मेथड कहते हैं, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। अब इवैल्यूएशन मैट्रिसेस ये बताते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम या कौन सा मेथड या कौन सी डिवाइस कितनी एक्यूरेट है, लेकिन उसके लिए हमारे पास पहले से हमें रिजल्ट मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो सही रिजल्ट पहले से मालूम होंगे उसी के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है। यहाँ तक आपको बात समझ में आया? यस सर, समझ आ गई बात। उसके बाद जब आपने फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया और आपने एक्यूरेसी कैलकुलेट कर लिया, तो एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के बाद आपने अपने आंसर को एक्सप्लेन करना होता है। ये 9th स्टेप है, सिंथेसाइज योर रिजल्ट। सिंथेसिस एक बहुत अहम अहमियत रखता है बाहर के मुल्कों के अंदर। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि आपका जो थर्मामीटर था वो था इंफ्रारेड वाला, जो आजकल आया है, जो वो गन वाला बटन दबाते हैं और आपके माथे पे लाइट आएगी और उससे वो आपका मेजर कर लेंगे। हमें रिजल्ट से ये पता चला कि जी जो हमारा इंफ्रारेड वाला थर्मामीटर था ना वो एक्चुअल रीडिंग के ज़्यादा करीब है, जो मर्करी वाला थर्मामीटर है वो एक्चुअल रीडिंग के ज़्यादा करीब नहीं है। आपने ये आउटपुट निकाला, आपने एक्यूरेसी मेजर की, इससे आपने ये लिख दिया, लेकिन जो एग्जामिनर्स है ना वो ये जानना चाहते हैं कि ये एक्यूरेसी बढ़ी कैसे है, आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो तब आपको अपने मेथड के अंदर जो वर्किंग है उसके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है उसको एक्सप्लेन करना है। आप ये कह सकते हैं कि सर, क्योंकि जब एक दफ़ा इंफ्रारेड लाइट माथे पर पड़ती है और उसकी डेविएशन से उसके अंदर इतना माइनर चेंज आता है कि हम 0.0001 सेल्सियस भी मेजर कर सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इस वजह से हम उसकी जो मेजरिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर, यानी आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि कितनी बड़ी है या कितनी बढ़ गई एक्यूरेसी, आपको पीछे वजूहात देनी है कि सर हमारे इस मेथड के अंदर ये एक नया तरीका था जिससे हम वेवलेंथ के जरिए, वेवलेंथ के अंदर हमारे पास कम डिविजन्स के अंदर भी कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी आ जाती है, इस वजह से हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हुई। सिंथेसिस का ये मतलब है कि आपका जो रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है, आप ये बताएं कि इस रिजल्ट के इम्प्रूव होने के पीछे हमारे मेथड में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो इन पैरामीटर्स का है, जिसकी वजह से ये एक्यूरेसी बढ़ रही है, ये हमारा मेथड ज़्यादा इम्प्रूव रिजल्ट दे रहा है। 10वें जो पॉइंट है वो ये कि हाउ योर वर्क कैन बी इम्प्रूव्ड। आप अपने थीसिस में ये भी लिखेंगे कि हमने जो कुछ अभी तक किया ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन नहीं है। हमें ये लगता है कि जो अब और मेथड्स जिनके ज़रिए हमारे इस एल्गोरिदम को इम्प्रूव किया जा सकता है वो फॉलोइंग है। आपने अपने फिर वर्क के अंदर एक फ्यूचर वर्क की लिस्ट देनी है कि आपके काम को किस किस तरीके से और इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा क्लास, अब ये क्योंकि अभी तो आप लोगों का ये टाइम नहीं आया, और जब आप इस टाइम पर पहुंचोगे, जब आपका थीसिस लिखने वाला होगा, तब आपको ये स्लाइड थोड़ा ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। लेकिन एग्जामिनर इन एंगल से, ये जो मैंने ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए 1 से 10 तक, एग्जामिनर इस एंगल से आपके रिसर्च पेपर को भी देखेगा और आपके थीसिस को भी देखेगा। अब आप अगर कोई चीज़ पूछना चाहो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज हमने इन दो चीज़ों को ही डिस्कस करना था कि आपका रिसर्च का प्रोडक्ट क्या है
और एग्जामिनर उस प्रोडक्ट को किस एंगल से देखना पसंद करेगा और वो आपसे किस किस किस्म के सवाल पूछेगा। आपके पास अगर कोई सवाल है पूछने के लिए आप मुझसे पूछें, बाकी जूम ने मुझे कह दिया कि 8 मिनट में सेशन एंड हो जाएगा। जी सर, मेरा एक सवाल है। हाँ जी पूछें। सर, जो लास्ट पॉइंट है, हाउ योर वर्क कैन बी इम्प्रूव, इसमें जब हम मेथड अप्लाई करेंगे, जो हमारा गोल अचीव नहीं हुआ, हम वही चीज़ मेंशन करेंगे ना? दोबारा आप कहें कि। मीन्स हमने हाँ जी पूछें। सर 5 मेथड हमने अप्लाई किया है, 5 में से 4 जो हमारे अचीव नहीं हो सके हमारे गोल के अंदर से, वो तो वो 4 ही हम मेंशन करेंगे कि फ्यूचर में इन मेथड्स को अप्लाई किया जा सकता है, जो नहीं एक नहीं। किस्म का ड्रॉबैक के तौर पे हम उसे मेंशन न- या फिर सपोजिशन में हम देंगे कि ये हम सपोज करते हैं कि आप इस वर्क देखो, को ऐसे ही इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे ना, अब ये इसकी मिसाल ऐसे है कि एग्जिस्टिंग पेपर के अंदर प्रॉब्लम थी कि जी बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, आपके पास एक नया तरीका है कि आप इंफ्रारेड लाइट से मेजर कर रहे हैं। अब मैं आपको खुद ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो लाइट का स्पेक्ट्रम है उसमें सिर्फ एक इंफ्रारेड लाइट तो नहीं है, उसमें हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट भी है, उसमें हमारे पास तकरीबन 4-5 और ऐसी लाइट्स के स्पेक्ट्रम है जो इनविजिबल भी हैं और एक्यूरेट भी हैं। तो क्या यहाँ पे ये ऑटोमेटिक फ्यूचर वर्क नहीं बनता कि अगर आपने इंफ्रारेड के जरिए काम किया है तो आप अपने फ्यूचर वर्क में लिखें कि मैंने इन लाइट स्पेक्ट्रम्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं किए, इनसे भी करके देखा जा सकता है, क्या पता है इनसे एक्यूरेसी और इम्प्रूव हो जाए। वो मेथड्स या वो तरीके जिसके ज़रिए आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया लेकिन आपको ये लगता था कि ये पैरामीटर्स की बेस पे भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो सकता है और एक्यूरेसी इंप्रूव की जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वो किया है और वो कामयाब नहीं हुआ, नहीं, आपने वो आइडेंटिफाई किया जो अभी आपने खुद से नहीं किया लेकिन हो सकता है उन तरीकों से भी एक्सपेरिमेंट। सर एक और क्वेश्चन है हाँ जी। कि अभी जो आपने हमें बताया ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अकॉर्डिंग था सारा, अच्छा जी। तो सर इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी या जो सॉफ्टवेयर की हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जी, टेक्निक्स को नहीं जी, स्टडी नहीं किया जी, नहीं जाता जी, है देखिए, उसमें, नहीं नहीं या नहीं 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 नहीं, आप ये अब स्कोप से बाहर निकल रहे हैं। जो आपकी डिग्री है वो है कंप्यूटर साइंस, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपकी जो रिसर्च है ना वो क्वालिटेटिव नहीं है। आप अगर ये समझते हैं ना कि आप क्वेश्चनियर फिल करके सॉफ्टवेयर हाउसेस को भेज देंगे, वहाँ से आपके पास जवाब आ जाएंगे और जवाब की बेस पे आप कह देंगे कि जी ये सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर ये पॉलिसियाँ होनी चाहिए, वो आपके स्कोप में नहीं आती। वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में आती हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वो फील्ड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है उसमें आती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले रिसर्च हैं वो कोई मैथमेटिकल रिसर्च को प्रेफर करते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, डीबगिंग है, वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, वो डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को प्रेफर नहीं करते। इसका सिंपलेस्ट जवाब ये है कि जो बच्चा ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर देगा ना कि उसका एक कंपेयर्ड पेपर है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके एक्सपेरिमेंट से मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट आपने भी किया, दोनों एक्सपेरिमेंट्स का इनपुट डाटा सेम था, एक्सपेरिमेंट का आउटपुट जो है वो कंपेयर करने पे पता चला कि आपने थोड़ा सा बेहतर आंसर निकाला है। ये जो कहानी सिंपल सुना देगा एग्जामिनर को, एग्जामिनर जल्दी सेटिस्फाई हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस के एग्जामिनर्स जो आप बात करो कि क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें हम क्वेश्चनियर फिल करवाएंगे या हम फॉर्म फिल करवाएंगे, वो कंप्यूटर साइंस में एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके सर, क्लियर हो गया। मतलब मेन की एक्सपेरिमेंटल जो है वो वैलिड पॉइंट है और हमें इसी को लेके चलना है। एक्सपेरिमेंटल आपकी फेवर में जाएगी अगर आपने अपनी जान आसानी से बख्शवानी है तो। ओके, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। अच्छा जी, अब एक है जी सर पॉइंट नंबर 8 बता दें, हाउ वर द रिजल्ट्स इवैल्यूएटेड। ये मैंने एक्सप्लेन किया। इवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास ना एक्यूरेसी मेजर होती है, मैं एक्यूरेसी से आपको बता सकता हूँ। मैंने फिर ये मिसाल दूंगा, एक आपका मेथड है, एक आपने थर्मामीटर बनाया और एक थर्मामीटर किसी और ने बनाया। हमने चेक करना है कि कौन से वाला थर्मामीटर ज़्यादा एक्यूरेट है। अब आपने 10 लोगों के टेम्परेचर लिए हैं। अब ये जो 10 लोगों के टेम्परेचर थे हमें ये पहले से पता है। हमने तकरीबन कोई 25-30 और थर्मामीटर जो कि यूनिवर्सली सबसे एक्यूरेट थर्मामीटर है, हमने उसके ज़रिए उनके टेम्परेचर नोट किए हैं।
उसके बाद हमने इन्हीं 10 लोगों के टेम्परेचर आपके थर्मामीटर आपके एल्गोरिदम से भी मेजर किए हैं और जो कंपेयर्ड आपने जिससे कंपेयर किया उससे भी मेजर किए हैं। अब आपका एक आउटपुट आया, आपका आंसर आया 98। जो आपने जिसके साथ कंपेयर किया उसका आंसर आया 100। जो इनपुट पे आया था ना उसका आंसर था 97। अब 97 के करीब ज्यादा 98 है कि 100? 97 के करीब ज्यादा 98 है। तो आपका जो थर्मामीटर है वो रीडिंग दे रहा है जो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू आपके कंपेयर्ड मेथड या एल्गोरिदम के। तो जो ये है ना कि हाउ वर द रिजल्ट्स इवैल्यूएटेड, वो इवैल्यूएशन का प्रोसेस ये होता है कि आपका जो आउटपुट आएगा उसको आप किसी नॉन आउटपुट से कंपेयर करोगे और फिर चेक करोगे कि मार्जिन ऑफ एरर कितना है, आपका जो आउटपुट है वो कितने एरर पे है और जो जिसके साथ आपने कंपेयर किया वो कितने एरर पे है। फिर आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि जो आपने एल्गोरिदम जिसके साथ कंपेयर किया है आपका मेथड या आपका थर्मामीटर या आपकी टेक्निक उससे इतने % ज्यादा एक्यूरेट है आपके ओरिजिनल रीडिंग्स के मुकाबले में। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मेरे पास 2 मिनट रह गए हैं। जूम मुझे कह रहा है कि 2 मिनट बाद सेशन एंड हो जाएगा। हाँ जी क्लास, 2 मिनट हैं आपके पास, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जिन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं है वो अटेंडेंस के लिए अपनी स्क्रीनशॉट लेकर सीआर को मैसेज कर दें। सीआर मुझे अटेंडेंस जमा करवा देगा। जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं वो चले जाएं। अभी भी 1.5 मिनट है, जिसने स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लें। कल इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ये आप स्लाइड अपने पास रखें। हम कल इंशाल्लाह जर्नी ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अपना थीसिस लिखना भी और आपने डिफेंड भी करना है। तो ये यहाँ जो टाइम इस्तेमाल होना है वो अल्लाह पाक ने खुद आपको जादू से नहीं दे देना, वो आपकी पूरी रिसर्च के जर्नी के अंदर ही कैलकुलेट होगा। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने एमफिल 2 साल में करना है या 1 साल में करना है या 3 साल में करना है, तो ये वो जो टाइम है वो इन सारे हिस्सों में डिवाइड होगा। कल हम इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अब सेशन एंड करने लगा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट एमफिल को ख़त्म करिए। एचईसी वो ये टाइमली सॉरी ये आपका पॉसिबल नहीं है। अगर ये एचईसी ने कहा भी है ना कि अंडर ग्रेजुएट की बेस पे पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, तो ये 1 या 2 साल की पॉलिसी होगी, क्योंकि आपका जो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम है ना वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन को डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन देना जो है ना वो बहुत सारे सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, बाहर के इंटरनेशनल सिस्टम्स के साथ। तो अगर आपने कोई इस तरह का स्टेप उठाना है तो आपको अपने आप को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। आप अगर सऊदी अरब में जॉब करने जाओगे तो कहेंगे ये आपकी तो एमफिल की डिग्री ही नहीं है, हम आपके एजुकेशन के टाइम को मानते ही नहीं है।